Good morning, students. Today I am teaching chapter 1 of class 7 SST, and the title of this chapter is Tracing Changes Through 1000 Years. मतलब इसका ये हुआ कि 1000 साल में क्या क्या बदलाव आए हैं हमारे सिविलाइजेशंस में, और जियोग्राफिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं, पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 में। ये फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ SST, एंड SST हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, और वी कैन से सिविक्स। बट टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1, हिस्ट्री। Before starting this chapter, one thing I would like to mention here, that changing is the rule of nature. As we know very well that every moment everything changes, and today we will get to know about the changes which have been taken place during 1000 years. In these 1000 years, whatever the changes have been made and whatever the changes have been taken place, today we will get to know about that. In chapter 1, it is written that the study of the past is classified into 3 main periods. मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इतिहास की का जब स्टडी करते हैं या अपने अतीत की का जब स्टडी करते हैं, तो उसके स्टडी करने के लिए जो है सो हिस्टोरियंस ने, मतलब इतिहासकारों ने जो है सो स्टडी को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए, ज़्यादा आसान बनाने के लिए जो है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट दिया है उन्होंने। ब्रिटिश डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू पीरियड ऑफ एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश पे लगभग 300 साल तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, और सबसे पहले उन्होंने ही जो है सो हमारे इतिहास के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की, और वो चाहते थे कि भारत के इतिहास को अच्छी तरह से जाने। इसलिए उन्होंने अपने सुविधा के लिए भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। एंशिएंट, जो कम्प्लीटली हिंदू कल्चर के बारे में हिंदू कल्चर पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग हिंदू कल्चर के बारे में जानेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री, जिसमें स्पेशली मुस्लिम कल्चर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें ब्रिटिशर्स ने खुद अपने बारे में बताया है। अब ये जो पीरियडाइजेशन किया गया है, दिस पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ यूनिक ओनली टू इंडिया, because it negates the political, social, economic and cultural development in the subcontinent. इसमें एक बात खास चीज़ ध्यान देने वाली है कि इतिहासकारों ने जो है सो इस बुक में, खासकर इस चैप्टर में, हिस्ट्री को जो है सो रिलीजन पे बेस्ड बताया है, और जो भी चेंजेस हमारे समाज में आए हैं वो किस तरह से धर्म के आधार पे हुए हैं वो चेंजेस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ हिस्टोरियंस इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट भी करते हैं और कुछ इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि इट इज़ हाउएवर डिफिकल्ट टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द प्रेजेंट विदाउट सम फॉर्म ऑफ डिविजन्स, डायनेस्टीज, वर्ल्ड वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन। ये थोड़ा मुश्किल होगा अगर हम विश्व के इतिहास का अगर स्टडी करेंगे, एंशिएंट से प्रेजेंट टाइम की अगर स्टडी करते हैं, मतलब कि प्राचीन काल से अभी जो हमारी दुनिया अभी जिस स्टेज पे है, अतीत से लेकर अभी मॉडर्न पीरियड की जब हम स्टडी करेंगे तब वो थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर उसमें हम लोग किसी वंश के बारे में
किसी वॉर के बारे में या किसी क्रांति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारी आसानी के लिए वी कैटेगराइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। इसीलिए एक पीरियड बांट लिया हम लोगों ने कि किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक, मतलब किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक एंशिएंट पीरियड माना जाए और किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक मिडाइवल और किस ईयर से लेकर किस ईयर तक मॉडर्न माना जाए। इसमें सबसे पहले 8th सेंचुरी जो एंशिएंट माना जा रहा है और मिडाइवल जो 8 से 18th माना जा रहा है एंड ऑनवर्ड्स उसके बाद को मॉडर्न हिस्ट्री माना जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो महाद्वीप रहा है उसने बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों को, फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया। ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमारा जो देश है वो बहुत पुराने ज़माने से ही बहुत भरा पूरा रहा है और यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी और अपार संपत्ति। तो हम लोग जानते हैं कि शुरू से ही हमारे देश के राजा महाराजा जो है सो काफ़ी पैसे वाले रहे हैं, काफ़ी धन की अपार संपत्ति उनके पास थी। तो ये सारे धन ने, हीरे जवाहरात और जेवर जेवरात ने, जो उनका खजाना था, उसने बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स को जो है सो अट्रैक्ट किया। यही समृद्धि भारत पर अनेक आक्रमणों का कारण बनी और ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, आर्थिक संपन्नता जो थी हमारे देश की, ये 8वीं से 18वीं सदी तक भारत में रही और इसने आक्रमणकारियों को तो अट्रैक्ट किया ही, साथ में यूरोप के जो व्यापारी थे, जो कंपनियां थी, उनको भी अट्रैक्ट किया। भारत आने के लिए उनको उकसाया हमारी संपन्नता ने। सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करेंगे। जो ये हिंदुस्तान वर्ड है, ये एक पर्शियन वर्ड है जिसको फारसी भी कहते हैं। ये पर्शियन से लिया गया है हिंदू, जो संस्कृत में वर्ड सिंधु होता है, जिससे ये वर्ड लिया गया है। और ऐसा इसलिए लिया गया कि गंगा और यमुना के जो क्षेत्र हैं वो, उसका काफ़ी एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे देश का, वो सिंधु नदी के किनारे है और उसी इंडस नदी के नाम पर जो है सो ये पर्शियन से वर्ड लिया गया हिंदू, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जब हमारे देश पर मुग़ल शासक आए तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर किया और हिंदुस्तान नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ हमारे देश का, जिसके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग हिंद भी कहते हैं। और इसी से हम लोगों का नारा भी बना, जय हिंद। जब हम अपने देश के लिए जब नारा लगाते हैं तो जय हिंद का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है जय हिंदुस्तान की। अब इसमें सोर्सेज की बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो ये बता देना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जो है सो किसी न किसी सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं तो उसका सिंपल सा सोर्स मोबाइल फ़ोन है और साथ में इंटरनेट है। ठीक उसी तरह से
जब पुराने ज़माने के बारे में हम लोग जब जानते हैं, उसके बारे में जब हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है, तब भी हमें सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। आवर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस पीरियड आर बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास इतिहास के बारे में, वो लिटरेरी भी हैं, मतलब लिखित रूप में भी है, और आर्कियोलॉजिकल मतलब खुदाई से जो सामान हमें प्राप्त हुए हैं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं हमें, उसके मदद से जो है सो हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं कि किस तरह का कल्चर था, किस तरह के लैंग्वेजेस यूज करते थे, कैसे सिक्के चलाते थे वो लोग, किस तरह से उनका बिजनेस होता था, राजा किस तरह से राज करते थे, कैसा कल्चर था, कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है सो हम लोगों को सिक्कों से पता चलता है, या खुदाई से प्राप्त बर्तन हुए, या पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें सोर्सेज से हमें पता चलता है। अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर 1 पे पेपर आता है, जो लिखित रूप में हम लोगों को मिलता है। और पेपर का इस्तेमाल उस ज़माने में भी लोग करते थे, क्योंकि पेपर जो है सो काफ़ी सस्ता चीप फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, काफ़ी आसानी से जो है सो ये हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है, और कम पैसे पे अवेलेबल हो जाता है। जो रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, या जो भी रिलीजियस पीपल्स थे, उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स, सारे धार्मिक इंफॉर्मेशन, रिलीजियस इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों को पेपर पे उन्होंने लिखा। और उस वक्त जब हम अतीत की बात करेंगे, जब एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे, तो कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं इजाद की गई थी। उस समय जो है एट दैट वेरी मोमेंट all the records we find that is handwritten, which is called manuscript। मतलब लोग खुद से अपने हाथ से जो है सो सारी इंफॉर्मेशंस को दर्ज करते थे, रिकॉर्ड करते थे। और जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे, जो काफ़ी पैसे वाले मर्चेंट्स होते थे, वो कलेक्ट करते थे उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, या जो बाकी अन्य धर्मों के जो धार्मिक लाइब्रेरीज़ होते हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, टेम्पल्स हैं, उनकी जो लाइब्रेरीज़ होती है, वहाँ जो है सो उनको उन लाइब्रेरीज़ में जो है सो काफ़ी अच्छे से जो है सो उनको सजो के रखा गया है, संभाल के रखा गया है। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त जो ओरिजिनल फॉर्म में जो चीज़ लिखा हुआ था, उस सारे पेपर्स का, सारी इंफॉर्मेशंस का आज भी हमें ओरिजिनल रूप मिल जाए, क्योंकि समय के साथ कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें हमें ओरिजिनल फॉर्म में भले ना मिले, लेकिन काफ़ी हद तक जो है सो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि उनको जो लाइब्रेरीज़ में जो है सो संभाल के जो रखा गया, उसके बहुत सारे कारण थे। क्योंकि पेपर पे लिखना आसान था, और पेपर सस्ता होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ये जब हम लोग खुदाई करते हैं, जब किसी भी सभ्यता के बारे में जानने के लिए, या कहीं भी कोई सभ्यता जब मिलती है, ऐसा लोगों को पता चलता है कि वहाँ ज़मीन के अंदर कोई सभ्यता है उस जगह पे, तो उसकी खुदाई की जाती है, और उसके ट्रेसेज, उसके निशानात जहाँ जहाँ मिलते हैं, उसके निशान, उन सारे जगहों पे खुदाई की जाती है। और उस खुदाई के बाद जो भी चीज़ें उनमें से निकलती हैं, उनका बहुत ही माइन्यूट स्टडी किया जाता है, उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं उनकी। तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो काफ़ी सावधानी पूर्वक उनको संभाल कर रखते हैं, और उनका स्टडी करने के बाद जो है सो उनको वो बहुत ही हिफाजत के साथ रखते हैं, ताकि वो नष्ट न हो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात की जाए तो जिसमें मोनूमेंट्स आते हैं, टेम्पल्स आते हैं, क्वाइंस, टॉम्ब्स,
ऑर्नामेंट्स, जेवर जेवरात, और जो उस ज़माने के चित्रकार या मूर्तिकार के द्वारा बनाए हुए पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स, वो सारी चीज़ें जो हैं सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं।